डिस्क्लेमर, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी कैरेक्टर्स, जगहें और घटनाएं सिर्फ राइटर की इमेजिनेशन का हिस्सा है। इस स्टोरी में कुछ मैच्योर या एडल्ट एलिमेंट्स हो सकते हैं जो सिर्फ 18+ ऑडियंस के लिए सूटेबल है। लिसनर डिस्क्रिप्शन इज स्ट्रांगली एडवाइज्ड। हमारा मकसद किसी भी धर्म, जाति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। जी दोस्तों, कैसी लगी आपको पिछली एपिसोड? है ना एकदम जबरदस्त। तो चलिए अब इसी शानदार कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 11 to 15। चैप्टर 11 निर्णायक समय। आर्यन मेहता के पास अब सिर्फ उसका एनहांस्ड 73 वॉस्प हैंडगन, एक N9 कॉर्ट असॉल्ट राइफल, 15 मैगजीन्स एमओ और लाइटवेट मच आर्म बचा था, जिसकी ड्यूरेबिलिटी घटकर 130 रह गई थी। असल में इक्विपमेंट के मामले में वो पूरी तरह कमजोर स्थिति में था। घायल स्नाइपर राइफल फिर से चली। गोली उस पेड़ को चीरती हुई निकल गई जिसके पीछे आर्यन छिपा था, और बस थोड़े से अंतर से उसे मिस कर गई। आर्यन दर्द से कराहा। दुश्मनों के पास नाइट विजन था, जबकि वो सिर्फ मजल फ्लैशेस देखकर उनकी पोजीशन का अंदाजा लगाने की कोशिश कर सकता था। स्नाइपर राइफल बहुत ज्यादा ताकतवर थी। उसकी मौजूदा हेल्थ के हिसाब से शायद सिर्फ 3 गोलियां ही उसे मारने के लिए काफी थीं। आर्यन ने तुरंत अपने पास मौजूद 18 अनअसाइंड स्टैट पॉइंट्स इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने 14 पॉइंट्स एंड में डाल दिए ताकि उसकी हेल्थ बढ़ सके, और 4 पॉइंट्स एसटीआर में ताकि उसकी ताकत और बढ़ जाए। सीधे गनफाइट में उतरना उसके लिए नुकसानदायक था, इसलिए भले ही क्लोज कॉम्बैट बेहद खतरनाक था, उसे वही रिस्क लेना पड़ने वाला था। भाग निकलना लगभग नामुमकिन था क्योंकि दुश्मनों के पास नाइट विजन था। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, उन्हें सबको मार डालना। मैकेनिकल आर्म के +10 एसटीआर बोनस के साथ उसकी कुल 29 एसटीआर इतनी थी कि उसके वार ओवरवेलमिंग ब्लोज ट्रिगर कर सकते थे। 36 एंड पॉइंट्स होने की वजह से उसकी मैक्सिमम एचपी अब 460 हो चुकी थी। सिर्फ एंड बढ़ाने से ही उसे तुरंत 140 एचपी मिल गए थे, जो बेहद जरूरी थे क्योंकि उसकी हेल्थ पहले से काफी कम थी। अब उसकी करंट एचपी लगभग 400 के करीब थी, जो पहले से काफी बेहतर स्थिति थी। एजेंट्स फैलकर उसे चारों तरफ से घेर रहे थे, और आर्यन ने नोटिस किया कि उनकी कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा टाइट नहीं थी। उसने अंदाजा लगाया कि एक एजेंट को दूसरे तक मदद पहुंचाने में लगभग 5 से 8 सेकंड लगेंगे। मतलब उसे अपने टारगेट को इसी कम समय में खत्म करना होगा। वॉकेरी बेस में 30 से ज्यादा गार्ड्स मारने के बाद आर्यन के पास अब 116,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स जमा हो चुके थे। उसने बिना देर किए पूरा एक्सपीरियंस अपने कॉम्बैट स्किल्स में डाल दिया। ग्रैपलिंग AV 5 तक बढ़ गया, +7% काउंटर, +10% डैमेज बेयर हैंडेड। बेसिक कॉम्बैट AV 8 तक पहुंच गया, +8% डैमेज बेयर हैंडेड। क्योंकि बेसिक कॉम्बैट AV 8 पर पहुंच चुका था और सबमिशन AV 3 तक था, अब वो 3 एडवांस्ड स्किल्स में से एक सीख सकता था। स्पेशल OPS कॉम्बैट, जिउजित्सु, आयरन फिस्ट। स्पेशल OPS कॉम्बैट एक्सप्लोसिवनेस, असैसिनेशन और टूल्स यूसेज पर फोकस्ड था। जिउजित्सु ग्रैपलिंग और सबमिशन टेक्निक्स पर आधारित था। आयरन फिस्ट लिम्स को मजबूत बनाता था और डैमेज सहने की क्षमता बढ़ाता था। तीनों स्किल्स की फाइटिंग स्टाइल बिल्कुल अलग थी, लेकिन इस समय आर्यन को एक्सप्लोसिवनेस चाहिए थी, इसलिए उसने स्पेशल OPS कॉम्बैट चुना। आपने एडवांस्ड स्किल स्पेशल OPS कॉम्बैट सीख ली है। +6% क्रिट रेट, मिली, +4% डैमेज बेयर हैंडेड। अब आर्यन की मिली डैमेज 15% तक बढ़ चुकी थी, और उसकी ओवरऑल कॉम्बैट एबिलिटी भी काफी मजबूत हो गई थी। उसे सिर्फ शारीरिक ताकत ही नहीं, बल्कि ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने कई फाइटिंग स्टाइल्स की मास्टरी हासिल कर ली हो। अफसोस, अभी भी मेरे पास कोई एक्टिव एनर्जी बेस्ड कॉम्बैट स्किल नहीं है, आर्यन ने सोचा। मैकेनिक्स के शुरुआती लेवल्स में एक्टिव स्किल्स बहुत कम होते थे, इसलिए वो अपनी एनर्जी का पूरा उपयोग नहीं कर सकते थे। आर्यन ने लाइटवेट मच आर्म पहना और नीचे झुक गया। उसने कुछ सेकंड तक अपनी ब्रीदिंग कंट्रोल की और ऑक्सीजन फ्लो ऑप्टिमाइज किया। फिर अचानक वो तेजी से आगे झपटा और फ्लैंक पर मौजूद सबसे नजदीकी एजेंट की तरफ चार्ज कर गया। जैसे ही आर्यन सामने आया,
चाहो एजेंट्स ने फायरिंग शुरू कर दी। आर्यन ने मच आर्म को शील्ड की तरह इस्तेमाल किया और पेड़ों के बीच जिगजैग मूव करते हुए गोलियों से बचने लगा। साथ ही वो अपने दूसरे हाथ से एसएमजी चलाते हुए जवाबी फायरिंग भी करता रहा। पूरे इलाके में गन पाउडर की गंध भर गई। सिर्फ 3 सेकंड में आर्यन अपने टारगेट की रेंज में पहुंच गया। उसने डिस्ट्रैक्शन पैदा करने के लिए एसएमजी सीधे एजेंट के गन हैंड पर फेंकी। फिर अगले ही पल उसने मैकेनिकल आर्म पूरी ताकत से एजेंट पर घुमा दिया। एजेंट ने रिफ्लेक्स में अपने हाथ उठाकर वार रोकने की कोशिश की। दर्द सहते हुए उसने हैंडगन निकाली। उसने सीधे आर्यन के सिर पर निशाना लगाकर गोली चलाई। लेकिन आर्यन की डेक्स सिर्फ दिखावे की नहीं थी। लगभग अमानवीय रिफ्लेक्सेस के साथ आर्यन ने अपनी बाह एजेंट के गन हैंड पर फंसा दी और जोर से नीचे खींचा। एजेंट का बैलेंस बिगड़ गया और वो आगे की तरफ झुक गया। उसी पल आर्यन ने बेरहमी से अपना घुटना उसकी जांघों के बीच दे मारा। आपने फेटल ब्लो दिया। 2x क्रिटिकल हिट। टारगेट 2 सेकंड्स के लिए स्टन्ड है। हालांकि एजेंट का चेहरा गॉगल्स से ढका था, लेकिन उसकी दर्दनाक चीख साफ बता रही थी कि वार कितना खतरनाक था। आर्यन ने उसके इमोबिलाइज्ड होने का फायदा उठाया और लगातार घुटनों से हमला करता रहा। धड़ 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 -78 -81 -84। माफ करना भाई, पता है बहुत दर्द हो रहा होगा, लेकिन तुम्हारे आर्मर में ग्रॉइन प्रोटेक्शन न डालने का फैसला मैंने नहीं किया था। एजेंट की एचपी तेजी से गिर गई। अंत में आर्यन ने मैकेनिकल आर्म से उसका गला फाड़कर उसे खत्म कर दिया। लेकिन अपनी पहली किल सेलिब्रेट करने से पहले ही उसकी पीठ में तेज दर्द उठा। वो तुरंत जमीन पर गिर पड़ा और मरे हुए एजेंट की बॉडी को शील्ड बनाकर अपने ऊपर खींच लिया। फिर वो रेंगते हुए पेड़ की आड़ में पहुंचा। आपको SWP स्नाइपर राइफल से गोली लगी है। 68 डैमेज टेकन। आप हाई कैलिबर बुलेट से घायल हुए हैं। अब आप मीडियम ब्लीडिंग स्टेटस में हैं। 15 सेकंड्स तक हर सेकंड 3 HP कम होगी। दर्द की वजह से आर्यन का चेहरा पीला पड़ गया। सिर्फ एक गोली ने उसकी हेल्थ बार का बड़ा हिस्सा खत्म कर दिया था। दुर्भाग्य से उसके पास बाउंड बैंडेज करने का समय नहीं था। धत तेरे की। बाकी बचे 5 नाइट आउल एजेंट्स गुस्से से गरजे। उनका साथी मारा जा चुका था। वे फायरिंग करते हुए तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगे और उसे घेर लिया। आर्यन ने जल्दी से मरे हुए एजेंट की बॉडी सर्च की। उसने उसकी केवलर वेस्ट पहन ली। वो कम से कम 1-2 गोलियां रोक सकती थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज जो उसे मिली, 3 G फ्रैगमेंट ग्रेनेड्स। उसने तुरंत उनमें से एक ग्रेनेड फेंक दिया। कबूम! धमाके की वजह से एजेंट्स को शूटिंग रोककर कवर लेना पड़ा। और गोली चलाओ हरामियों, आर्यन जोर से चिल्लाया। उसने दूसरा ग्रेनेड भी फेंक दिया। 5 एजेंट्स जो उठने ही वाले थे फिर से जमीन पर गिर पड़े। ब्लास्ट खत्म होने के बाद तीसरी काली चीज हवा में उछली। 5 एजेंट्स इंस्टिंक्टिवली फिर नीचे झुक गए। लेकिन 2 सेकंड गुजरने के बाद भी कोई एक्सप्लोजन नहीं हुआ। उन्होंने ऊपर देखा। वो सिर्फ एक पत्थर था। उसी दौरान आर्यन पहले ही अगले एजेंट की तरफ चार्ज कर चुका था। वो असॉल्ट राइफल से लगातार फायरिंग कर रहा था। हालांकि उसने ग्रास में कवर लेने वाले एजेंट को मार गिराया, लेकिन अब उसकी राइफल की एम्मो खत्म हो चुकी थी। आर्यन ने राइफल फेंक दी और तीसरा ग्रेनेड फेंका। इससे उसे टारगेट तक पहुंचने का समय मिल गया। वो तीसरे एजेंट से टकराया और उसे गिरा दिया। लेकिन तभी सिल्वर ब्लेड की असॉल्ट राइफल की गोली उसके काफ को छूती हुई निकल गई। आर्यन दर्द से चेहरा सिकोड़ गया। काफ इंजरी की वजह से उसकी मूवमेंट स्पीड प्रभावित हो गई थी। इसलिए उसने नीचे गिरे हुए एजेंट के साथ खुद को भी जमीन पर गिरा दिया। दोनों लुढ़कते हुए दूसरे एजेंट्स की नजरों से दूर चले गए। पेड़ के पीछे पहुंचकर आर्यन ने कुछ ही सेकंड में उसे खत्म कर दिया। करीबी लड़ाई में एजेंट्स उसके सामने टिक ही नहीं सकते थे। लेकिन अभी भी 3 एजेंट्स बाकी थे।
हालांकि ऑड्स उसके खिलाफ थे और उसकी आधी एचपी जा चुकी थी, फिर भी आर्यन शांत रहा। उसने तेजी से अगली चाल के बारे में सोचना शुरू किया। दुश्मन शायद। उसी समय सिल्वर ब्लेड पूरी तरह शॉक में था। उसने इस टेस्ट सब्जेक्ट को बहुत कम आंका था और अब उनकी टीम आधी खत्म हो चुकी थी। उसे बॉम्ब करो, उसने आदेश दिया। उन्होंने ग्रेनेड्स फेंक दिए। कबूम! क्या वो मर गया? सावधान रहो, सिल्वर ब्लेड ने जवाब दिया और बाकी 2 एजेंट्स के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ा। जब वे पेड़ के पास पहुंचे, उन्होंने जमीन पर एक जली हुई बॉडी देखी। बची हुई यूनिफॉर्म देखकर ऐसा लग रहा था कि वो आर्यन की लाश थी। आखिरकार दोनों एजेंट्स ने राहत की सांस लेते हुए अपनी गन्स नीचे कर लीं। नहीं! सिल्वर ब्लेड अचानक चिल्लाया। नीचे झुको। चैप्टर 12 असली पहचान। दोनों एजेंट्स कुछ समझ पाते उससे पहले ही गोली चल गई। लेकिन वो गोली उन दोनों पर नहीं चलाई गई थी, बल्कि उसका निशाना उस लाश पर था, या यूं कहें कि उस लाश पर लगाए गए 3 ग्रेनेड्स पर था। क्योंकि दोनों एजेंट्स बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज में खड़े थे, इसलिए एक्सप्लोजन ने उन्हें तुरंत अपनी चपेट में ले लिया और श्रैपनल ने उनके शरीर छलनी कर दिए। आपने दुश्मन को 60 डैमेज दिया। X8। आपने एक नाइट आउल एजेंट को मार दिया। 1500 EXP प्राप्त। X2। आर्यन मेहता लड़खड़ाते हुए लंबी घास के बीच से उठ खड़ा हुआ। वह बुरी तरह घायल था, उसके शरीर से लगातार खून बह रहा था और उसकी स्टैमिना लगभग खत्म हो चुकी थी। थकान धीरे धीरे उसके पूरे शरीर पर हावी हो रही थी। अपनी आंखें खुली रखने के लिए भी उसे अपनी पूरी इच्छा शक्ति और कंसंट्रेशन लगानी पड़ रही थी। पिछले एक्सप्लोजन में वह सिर्फ 50 एचपी के साथ बच पाया था, क्योंकि उसने एक एजेंट की लाश को मीट शील्ड की तरह इस्तेमाल किया था। उसके बाद उसने उसी लाश को अपने कपड़े पहनाए और उस पर ग्रेनेड्स लगा दिए। उसके जाल को सिर्फ राजत तलवार ही भांप पाया था। आर्यन मेहता के हाथ पैर बेकाबू होकर कांप रहे थे। उसकी आंखों में भरे खून की वजह से उसे ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। अचानक एक काली परछाई उसकी तरफ बिजली की तरह झपटी। तूने खुद ये मौत मांगी है। गुस्से से दहाड़ते हुए राजत तलवार ने अपना चाकू उसकी तरफ घोंप दिया। ब्लैक हरियर हेलीकॉप्टर की सर्च लाइट पूरे जंगल को रोशन कर रही थी। हेलेना रॉय एयरक्राफ्ट से नीचे कूदी और सीधे उस जगह पहुंची जो किसी भयंकर युद्ध के बाद का मैदान लग रही थी। टेस्ट सब्जेक्ट स्क्वाड पहले ही वहां पहुंच चुकी थी और ब्लड सैंपल्स इकट्ठा कर रही थी। नंबर 1 मुठ्ठिया भींचे चुपचाप खड़ा था। 6 एजेंट्स की लाशें देखकर हेलेना रॉय कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। यकीन करना मुश्किल था, लेकिन सब्जेक्ट 0 ने पूरी नाइट आउल स्क्वाड 3 को खत्म करके भागने में सफलता हासिल कर ली थी। वह नीचे झुकी और लाशों की जांच करने लगी। उसने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि एक एजेंट गनशॉट से मरा था, 2 एक्सप्लोजन में मरे थे और 3 मिली कॉम्बैट में मारे गए थे। राजत तलवार के शरीर का निचला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो चुका था। उसकी नाइट विजन गॉगल्स के कांच के टुकड़े उसकी आंखों में धंसे हुए थे। स्पष्ट था कि उसे किसी उससे कहीं ज्यादा ताकतवर इंसान ने मारा था। आखिर सब्जेक्ट 0 अचानक इतना ताकतवर कैसे बन गया? अगर वह शुरू से अपनी असली ताकत छिपा भी रहा था, तब भी उसने अधिकतम सिर्फ आधा साल ही ट्रेनिंग ली थी। फिर भी उसने वेटरन एलीट एजेंट्स से बनी नाइट आउल स्क्वाड को खत्म कर दिया। ये बात लगभग असंभव लग रही थी। क्या उसने भी मेरी तरह सुपर पावर्स अवेकन कर ली हैं? हेलेना रॉय को पछतावा होने लगा कि उसने आर्यन मेहता पर और ज्यादा नजर क्यों नहीं रखी। शायद अगर उसने ऐसा किया होता तो वो ये सब होने से रोक सकती थी। और सबसे अजीब बात ये थी कि सब्जेक्ट 0 ने भागने के लिए वही दिन चुना था जिस दिन वह बेस से बाहर गई हुई थी। क्या ये सिर्फ किस्मत थी, या फिर उसने सब कुछ पहले से प्लान कर रखा था? उनका इक्विपमेंट गायब है, लेकिन हमें ये मिला है। एक एजेंट ने रिपोर्ट देते हुए मच आर्म हेलेना रॉय को दिखाया। वो मच आर्म पूरी तरह खून से लथपथ था। उसके इंजन में एक चाकू धंसा हुआ था। इसे वापस ले जाओ।
एक दिन बाद जेनेसिस ऑर्गेनाइजेशन के बड़ी संख्या में पर्सनेल वॉकेरी बेस पहुंचे। वे बचे हुए सर्वेलेंस फुटेज इकट्ठा कर रहे थे और क्लूज ढूंढ रहे थे। खुद बॉस भी वहां आया था। जेनेसिस ऑर्गेनाइजेशन का बॉस काला कोट, काला मास्क और काले ग्लव्स पहने हुए था। असल में वह सिर से पैर तक पूरी तरह काले कपड़ों में ढका हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह सीधे डिटेक्टिव कोनन से बाहर निकलकर आया है। पूरी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ 5 लोगों ने ही उसका असली चेहरा देखा था। ज़ीरो कहाँ है? उसने सपाट आवाज में पूछा। हम उसका पता लगाने में असफल रहे, नंबर 1 ने दांत भींचते हुए जवाब दिया। अगर मुझे थोड़ा और समय मिलता तो। बॉस ने अचानक हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। नंबर 1 तुरंत चुप हो गया। बॉस इस समय बेहद खराब मूड में था। कुछ ही दिन पहले उसने सब्जेक्ट ज़ीरो को बेकार कचरा समझकर नजरअंदाज कर दिया था, और अब वही कचरा उसके इतने सारे लोगों को मारकर भाग निकला था। 30 आर्म्ड गार्ड्स मारे गए, सारी रिसर्च नष्ट हो गई, एक एलीट स्क्वाड खत्म हो गई, और ऊपर से उसने डॉक्टर विक्रम सिन्हा को भी मार दिया और भाग निकला। बॉस गुस्से से गरजा। क्या तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मुझे जानना है कि वो कब बदला और इतना ताकतवर कैसे बन गया। एक रिसर्चर जल्दी से बोला। उसके रिकॉर्ड्स देखने के बाद हमने एक थ्योरी बनाई है। बोलो। एक्सपेरिमेंट से पहले और बाद में ज़ीरो का बिहेवियर पूरी तरह अलग था। उसकी कैप्चर रिपोर्ट के अनुसार उसकी असली पहचान आर्यन मेहता थी, जो एल्यूमेरा फैमिली के सेकंड इन कमांड का तीसरा बेटा था। ये खबर सुनकर खुद बॉस भी चौंक गया। एल्यूमेरा फैमिली दाउस देश से जुड़ा एक शक्तिशाली युद्धक क्लैन था। आमतौर पर एक्सपेरिमेंट्स के लिए पकड़े गए टेस्ट सब्जेक्ट्स क्रिमिनल्स या भटके हुए लोग होते थे। फिर इतनी बड़ी बैकग्राउंड वाला इंसान उनके हाथ कैसे लग गया? एल्यूमेरा फैमिली के सेकंड इन कमांड का बेटा? कैसे? रिसर्चर ने अपनी रिपोर्ट पलटते हुए जवाब दिया। हमारी इन्वेस्टिगेशन के अनुसार आर्यन मेहता अपने सभी सिबलिंग्स में सबसे कमजोर और अयोग्य था। वह न तो एनर्जी अवेकन कर पाया था और न ही उसमें लीडरशिप की कोई क्षमता थी। उसकी मानसिक शक्ति भी बेहद कमजोर थी। हमारे एजेंट्स उसे एक बैटलफील्ड के मलबे में मिले थे। वह अपने बड़े भाई अर्जुन मेहता के साथ एक ट्रांसपोर्ट मिशन पर गया था, तभी उन पर दुश्मनों ने हमला कर दिया। आगे बताओ। उस समय टीम की कमांड अर्जुन मेहता के हाथ में थी। हमलावरों का असली लक्ष्य ट्रांसपोर्टेड सामान नहीं, बल्कि वही था। वह अपने सभी भाइयों में सबसे प्रतिभाशाली था और लगभग तय माना जा रहा था कि भविष्य में वही अपने पिता की जगह लेगा। हमारी इंटेल के अनुसार वो हमला फैमिली के अंदर के किसी व्यक्ति की साजिश थी। कोई उसे रास्ते से हटाना चाहता था। हमले के दौरान अर्जुन मेहता ने आर्यन मेहता को मजबूर किया कि वो उसके साथ कपड़े बदल ले। उसने आर्यन मेहता को बेट की तरह इस्तेमाल किया। आखिर में कैनन ब्लास्ट आर्यन मेहता को लगी, जबकि अर्जुन मेहता सुरक्षित भाग निकला। बॉस ने भौहें सिकोड़ लीं। हमारा नेटवर्क कब से इतना इन्फॉर्म्ड होने लगा? रिसर्चर थोड़ा झेंप गया। अर्जुन मेहता ने खुद ये सच छिपाने की कोशिश नहीं की थी। यहां तक कि उसने खुलेआम स्वीकार किया था कि उसने आर्यन मेहता को बेट की तरह इस्तेमाल किया। आर्यन मेहता की मौत से अर्जुन मेहता की पोजीशन पर कोई असर नहीं पड़ा। उस समय सेकंड इन कमांड ने तो यहां तक कहा था कि अर्जुन मेहता ने सही फैसला लिया। जैसा कि आप जानते हैं, एल्यूमेरा फैमिली ताकत को सबसे ज्यादा महत्व देती है। आर्यन मेहता जैसा बोझ उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था। यहां तक कि उसके सिबलिंग्स ने भी उसकी मौत पर शोक नहीं मनाया। आर्यन मेहता का पिछला जीवन सड़क किनारे उगे उस फूल जैसा था, जिसे हर कोई बिना ध्यान दिए कुचलकर आगे बढ़ जाता है। चैप्टर 13 भटके हुए लोग। 7 दिन बाद चमकती रोशनी से भरे एक रहस्यमयी जंगल के भीतर एक कमजोर दिखने वाला आदमी अब भी उस अंधीन जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आर्यन मेहता को खाने और पानी की सख्त जरूरत थी। उसका बैकपैक पूरी तरह भरा हुआ था, लेकिन उसमें सिर्फ इक्विपमेंट था।
7 दिन पहले उसने रजत तलवार को रिलेटिवली आसानी से हरा दिया था, लेकिन उसके लिए उसे मच-आम की बलि देनी पड़ी थी। हालांकि उसका खोना कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं था, क्योंकि आर्यन मेहता के पास अब भी उसका ब्लूप्रिंट मौजूद था और वह कभी भी दूसरा बना सकता था। जंगल रिकवरी के लिए बिल्कुल आइडियल जगह नहीं था, लेकिन उसकी हाई एंड स्टैट ने उसके शरीर को इन्फेक्शन से बचाए रखा। फिर भी उसे अपने शरीर में फंसी गोलियां खुद निकालने की पीड़ा सहनी पड़ी, खासकर स्नाइपर बुलेट जो उसकी शोल्डर ब्लेड में धंसी हुई थी। उसे निकालने का दर्द इतना भयानक था कि आर्यन लगभग 1 घंटे तक हिल भी नहीं पाया था। कम से कम उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि उसे कोई जंगली दरिंदा नहीं मिला। हालांकि उसने कुछ खरगोश जरूर पकड़ लिए थे। नीलग्रह के जंगली जानवर बेहद खतरनाक थे। उनमें से कुछ तो बुद्धिमान भी थे। गैलेक्सी में वे कभी कभी इंसानी शहरों पर भी हमला कर देते थे। कुछ बीस्ट्स जैसे एम्फिबियस ओर्का एलिफेंट इतने विशाल होते थे कि सामान्य हथियार उन पर बिल्कुल असर नहीं करते थे। हालांकि आर्यन मेहता को नीलग्रह की ज्योग्राफी अच्छी तरह याद थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि वह आखिर इस समय कहाँ मौजूद है। रात में आर्यन पेड़ों के ऊपर सोता था, और पिछले 7 दिनों ने उसे एक बात अच्छी तरह सिखा दी थी। दुनिया में मॉस्कीटोज से ज्यादा नफरत करने लायक जीव कोई नहीं है। क्या मैं कभी इस जंगल से बाहर निकल भी पाऊंगा? मानो उसकी प्रार्थना सुन ली गई हो। अचानक उसकी नजरों के सामने वांडरर्स का एक कैंप दिखाई दिया, लेकिन तभी आर्यन का चेहरा बदल गया। वह तुरंत पीछे की तरफ उछल पड़ा। उसी पल रेत के नीचे से एक विशाल जाल ऊपर की ओर उछला। उस जाल में धातु के नुकीले टुकड़े लगे हुए थे। साला बच गया। एक लंबे बालों वाला युवक पेड़ के पीछे से बाहर आया। उसके हाथ में शॉटगन थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और उन पर जानवरों की खाल के टुकड़े सिले हुए थे। वहीं खड़ा रह, वह चिल्लाया। संभवतः वह युवक उसी एनकैंपमेंट का निवासी था, और आर्यन मेहता किसी बेवजह की मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए उसने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। मैं बस एक राहगीर हूं। राहगीर? युवक की नजर आर्यन के फूले हुए बैकपैक पर पड़ी। बैग में क्या है? सब बाहर निकाल। आर्यन ने गहरी सांस छोड़ी। अब उसे समझ आया कि ट्रैप इतना बड़ा क्यों था। वो खास तौर पर इंसानों को पकड़ने के लिए बनाया गया था। मुश्किल समय में इंसानियत और नैतिकता धुंधली पड़ जाती है। ज्यादातर वांडरर्स पुराने देशों के बचे हुए नागरिक थे, जिन्होंने 6 नेशंस में शामिल होने से इनकार कर दिया था। जंगल की जिंदगी बेहद कठोर थी। लूटपाट और हत्या भले ही गलत मानी जाती हो, लेकिन वे आम बातें बन चुकी थीं। क्या तू बहरा है? मैंने कहा सब बाहर निकाल। लंबे बालों वाला युवक चिल्लाया। वह आगे बढ़ा और शॉटगन के पिछले हिस्से से आर्यन के माथे पर मारने की कोशिश की। आर्यन पूरी तरह तंग आ चुका था। उसके बैग में सिर्फ गन्स, एम्मो और जेनेसिस ऑर्गेनाइजेशन का इक्विपमेंट भरा था। वह आखिर उन्हें कैसे समझाता? मेरी बात समझ नहीं आती? क्या तुझे ठोकना पड़ेगा? युवक ने शॉटगन कॉक करते हुए धमकाया। अचानक आर्यन ने अपनी कोहनी पूरी ताकत से युवक की छाती में दे मारी। युवक शॉक में पीछे जा गिरा। उसी दौरान आर्यन ने हवा में ही उसकी शॉटगन छीन ली। युवक जोर से जमीन पर गिरा। वह डर से अपनी छाती पकड़कर पीछे रेंगने लगा। आर्यन ने ट्रैप से रस्सी काटी और युवक को पेड़ से बांध दिया। जब उसने शॉटगन को ध्यान से देखा, तो पाया कि उसकी बैरल पूरी तरह टेढ़ी थी। वह सिर हिलाकर मुस्कुराया। कम से कम इससे ये साफ था कि युवक ने शायद कभी किसी को मारा नहीं था। वह सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। लेकिन फिर भी शॉटगन अब आर्यन के हाथ में देखकर उसकी हालत और खराब हो गई। बड़े भाई, मुझे छोड़ दो। मैं आपको पहचान नहीं पाया। माउंट को न पहचानने की गलती हो गई। युवक रोते हुए बोला। आर्यन ने उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। तो तुझे पता है कि तू गलत था? हाँ हाँ,
मैं गलत था। युवक बिना शर्म के तुरंत बोला। क्यों गलत था? युवक कुछ देर सोचने लगा, फिर सावधानी से बोला, मुझे एक और गन लेकर आनी चाहिए थी। आर्यन जोर से हंस पड़ा। तू बड़ा मजेदार आदमी है। कृपा करो सेंट साहब, मुझे ऐसे छोड़ दो जैसे आप हवा छोड़ते हो। युवक आंसू बहाते हुए गिड़गिड़ाया। दफा हो जा, इतनी बड़ी हवा मैंने आज तक नहीं छोड़ी। आर्यन ने शॉटगन उठाई और उसके चेहरे पर दे मारी। युवक तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ा। आखिरकार वह शायद उसी कैंप का निवासी था और आर्यन को अभी भी वहां से खाना और पानी लेना था। खुद को खुशकिस्मत समझ आधे घंटे बाद आर्यन आखिरकार एनकैंपमेंट तक पहुंच गया। उसकी मौजूदगी ने वांडरर्स को असहज कर दिया। जंगल की जिंदगी खतरों से भरी थी और वांडरर्स आमतौर पर आउटसाइडर्स का स्वागत नहीं करते थे। उनकी जिंदगी जिप्सीज जैसी थी। वे हमेशा एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। तंबुओं के बाहर कई पिकअप ट्रक्स खड़े थे। ज्यादातर ट्रक्स पर जंग लगी हुई थी। कुछ के तो बाहरी हिस्से तक गायब थे। आर्यन ने देखा कि वहां सिर्फ कुछ दर्जन टेंट्स थे, यानी ये कम्युनिटी काफी छोटी थी। फिर भी वो अपने आप में एक छोटी सोसाइटी थी। जल्द ही आर्यन की नजर कैंप के मर्चेंट पर पड़ी। वह दाढ़ी वाला एक विदेशी आदमी था जो अपने पिकअप ट्रक के पास बैठकर व्यापार कर रहा था। आउटसाइडर, दाढ़ी वाले आदमी ने भौं उठाई। तुझे नियम पता है? उसने पूछा। कौन से नियम? यहां सिर्फ बार्टर ट्रेडिंग होती है। अच्छा है, आर्यन ने मन ही मन सोचा, क्योंकि मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। मुझे एक मैप चाहिए, 3 बाल्टी पानी और 5 किलो खाना। ब्रेड या ड्राइड मीट कुछ भी चलेगा, आर्यन ने कहा। उसने अपने बैग से बुलेट्स की एक मुट्ठी निकाली और ट्रक पर रख दी। मैं इससे पेमेंट करूंगा। गन पाउडर बुलेट्स। दाढ़ी वाले मर्चेंट की आंखों में लालच चमक उठा। वांडरर्स के बीच गन पाउडर बेहद कीमती था, क्योंकि शिकार करना उनके भोजन का मुख्य जरिया था। 150 बुलेट्स, दाढ़ी वाले मर्चेंट ने कहा। आर्यन का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। सीधी डेलाइट रॉबरी। जो सामान उसने मांगा था वो बेसिक नेसेसिटीज थीं। उनकी कीमत इतनी ज्यादा हो ही नहीं सकती थी। आर्यन की ब्रॉन्ज बुलेट्स हाई क्वालिटी थीं। एक बुलेट आसानी से $10 में बिक सकती थी और मर्चेंट उससे 150 बुलेट्स मांग रहा था, यानी पूरे $1,500। तुम्हारी मर्जी, मर्चेंट ने लापरवाही से कहा और अपने नाखून देखने लगा। अध्याय 14 पुराना युग और नया युग। जैसे ही आर्यन मेहता को खाने और पानी की सख्त जरूरत महसूस हुई, उसने मजबूरी में व्यापारी की शर्त मान ली। एक गहरी सांस लेते हुए उसने ट्रक के पीछे 150 गोलियां सजा दी। तभी बड़ी दाढ़ी वाले आदमी ने उंगली हिलाई। 180। आर्यन मेहता ने उसे घूरकर देखा। ओहो, इतनी खतरनाक नजरें! क्या मुझे मारने का इरादा है? व्यापारी नकली डर के साथ चिल्लाया। जल्दी आओ सब लोग, ये आदमी मुझे मारना चाहता है। एक ही पल में दर्जनों वांडरर्स वहां इकट्ठा हो गए। कुछ लोग डंडे और बेसबॉल बैट लेकर भी आ पहुंचे। ये हमारी टेरिटोरी है। क्या तुम मजाक करने आए हो बच्चे? ठीक है, ठीक है। 180 गोलियां। लूट लो मुझे। आर्यन मेहता ने जल्दी से और गोलियां निकालकर फेंक दी ताकि व्यापारी फिर से कीमत न बढ़ा दे। व्यापारी चालाकी से हंसा और किसी को सामान लाने भेज दिया। सामान चेक करने के बाद आर्यन मेहता ने व्यापारी को मिडल फिंगर दिखाया और मुड़ गया। तभी व्यापारी फिर बोला, अरे क्या तुम जंगल से पैदल बाहर निकलने वाले हो? क्यों? तुम्हें उससे कोई दिक्कत है? मेरे पास एक पुराना पिकअप है, लेना चाहोगे? दाढ़ी वाले व्यापारी ने मुस्कुराते हुए पूछा। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी कीमत अफोर्ड कर सकता हूं, आर्यन मेहता ने ताना मारा। ओह, मुझे लगता है तुम कर सकते हो, व्यापारी ने कहा और आर्यन के बैग की तरफ इशारा किया।
तुम्हारे पास इतनी गोलियां हैं, मतलब तुम्हारे पास बहुत सारी बंदूकें भी होंगी। आर्यन मेहता का बैग सच में हथियारों से भरा हुआ था, और वो भी हाई क्वालिटी हथियार। ये सब उसने नाइट आउल स्क्वाड से लूटे थे। उसके पास स्नाइपर राइफल और कुछ केवलर वेस्ट भी थे। अगर वो चाहता तो आराम से वो पुराना पिकअप खरीद सकता था, लेकिन आर्यन मेहता ने सिर हिला दिया। एक गाड़ी पीछे निशान छोड़ती, और आर्यन मेहता हेलीकॉप्टर से रेस लगाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना चाहता था। पैदल चलना ज्यादा सुरक्षित था। इसके अलावा अगर जेनेसिस ऑर्गेनाइजेशन के एजेंट्स को उनके हथियार यहां मिल जाते तो सिर्फ आर्यन मेहता ही नहीं बल्कि यहां के वांडरर्स भी मुसीबत में पड़ जाते। एक तरह से उन हथियारों को बेचना बेईमानी होती। हालांकि हाल ही में आर्यन मेहता ने बहुत लोगों को मारा था, लेकिन वो किसी विकृत मानसिकता की वजह से नहीं था। वो सिर्फ जीवित रहने के लिए लड़ रहा था। लेकिन व्यापारी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वो फिर कुछ कहने ही वाला था कि तभी भीड़ के पीछे से एक भारी आवाज गूंजी। काई लो, तुम फिर आउटसाइडर्स का फायदा उठा रहे हो। जानवरों की खाल से पैबंद लगे शिकारी कपड़े पहने एक मजबूत आदमी भीड़ के पीछे से आगे आया। जैसे ही वो भीड़ के बीच पहुंचा, लोग खुद ब खुद रास्ता छोड़ने लगे। स्पष्ट था कि उस आदमी का काफी सम्मान किया जाता था। बड़ी दाढ़ी वाला व्यापारी कराह उठा। पुशुआन जुन, मैंने बड़ी मुश्किल से एक डील बंद की थी, बीच में मत पड़ो। पुशुआन जुन ने ट्रक पर रखी गोलियां उठाईं और वापस आर्यन मेहता की तरफ बढ़ा दीं। तुम्हें जो चीजें चाहिए उनकी असली कीमत इतनी नहीं है। इसे मेरी तरफ से गिफ्ट समझो। लो, अपनी गोलियां वापस रखो। उस आदमी की दरियादिली देखकर आर्यन मेहता कुछ पल के लिए हैरान रह गया। उसने अविश्वास से हुशुआन जुन को देखा। वो बेहद ताकतवर मंगोलियाई आदमी था, जिसके सिर के किनारों पर सफेद बाल थे और उसकी आंखें बाज जैसी तेज थीं। वो सचमुच किसी धर्मात्मा इंसान जैसा दिखता था, और आर्यन मेहता तुरंत उसके प्रति अच्छा महसूस करने लगा। अरे और मेरा क्या, काई लो बीच में चिल्लाया। बस थोड़ा खाना ही तो है, कल मैं तुम्हें और दे दूंगा, हुशुआन जुन ने लापरवाही से जवाब दिया। काई लो झुंझला गया। हर रोज कोई विदेशी नहीं आता था जिससे वो जल्दी पैसा कमा सके। जो दूर से आता है वो मेहमान होता है। तुम अकेले सफर करने के लिए बहुत कमजोर दिख रहे हो। क्यों न मेरे घर पर आराम कर लो। आर्यन मेहता थोड़ी देर झिझका। उसे सच में आराम करने के लिए एक सही जगह चाहिए थी, और वैसे भी हुशुआन जुन ने उस पर बहुत अच्छा पहला प्रभाव छोड़ा था। इसलिए उसने सिर हिला दिया। जैसे ही आर्यन मेहता उसके पीछे चला, भीड़ धीरे धीरे छंट गई। काई लो गुस्से से जल रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। उसमें हुशुआन जुन को नाराज करने की हिम्मत नहीं थी। हुशुआन जुन आर्यन मेहता को अपने तंबू तक ले गया। अंदर प्रवेश करते ही उसने आवाज लगाई, एन, आज हमारे यहाँ मेहमान आया है, थोड़ा ज्यादा खाना बनाना। ठीक है, अंदर से एक महिला की आवाज आई। आर्यन मेहता हुशुआन जुन के पीछे तंबू में दाखिल हुआ। एन एक साधारण दिखने वाली महिला थी, जिसने कमर तक की साधारण स्कर्ट पहन रखी थी। लेकिन आर्यन मेहता ने तुरंत नोटिस किया कि वो अंधी थी। ये मेरी पत्नी है, हुशुआन जुन ने मुस्कुराते हुए परिचय कराया। आपसे मिलकर खुशी हुई, एन ने तंबू के प्रवेश द्वार की तरफ चेहरा करके कहा। फिर वो वापस मुड़ी और मिट्टी के साधारण चूल्हे के पास बर्तन, सूखा मांस और जंगली सब्जियां सजाने लगी। आर्यन मेहता और हुशुआन जुन बैठकर बातें करने लगे। कुछ देर बाद आर्यन मेहता पूरी तरह आश्वस्त हो गया कि हुशुआन जुन का कोई छिपा हुआ मकसद नहीं था। वो बस सच में बहुत अच्छा इंसान था। मैंने देखा कि तुम्हारी कम्युनिटी में ज्यादातर लोग गोरे हैं। तुम उनके साथ कैसे आ गए? आर्यन मेहता ने पूछा। एक्वामरीन पर इंसानों की 4 जातियां थीं, काले, गोरे, पीले और शानू। इसके पीछे कोई खास वजह नहीं थी, हुशुआन जुन ने जवाब दिया। वो बस एक केओटिक समय था। मैं कुछ यात्रियों से संयोग से मिला और एन उस वक्त बीमार थी, इसलिए मैंने उनके साथ रहने का फैसला कर लिया।
हालांकि हम अलग देशों और अलग नस्लों से हैं, लेकिन हम सब पुराने युग के बचे हुए लोग हैं। हम सबने अपने देशों को खोया है, इसलिए फर्क करने की कोई जरूरत नहीं। आखिरकार हम सब इंसान ही हैं। कुछ लोग जिन्होंने अपने देश खो दिए थे, उन्होंने 6 नेशंस में शामिल होना चुना। कुछ ने जेनेसिस ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली। बाकी लोग सिर्फ वांडरर्स बनकर रह गए। पूरे ग्रह की लगभग 1/3 आबादी वांडरर्स की थी। एक्वामरीन पर पहले 100 से भी ज्यादा देश हुआ करते थे। लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन का संपर्क इस ग्रह से हुआ। मानवता को आगे बढ़ाने और अंतरिक्ष में कदम रखने के विचार ने सस्टेनेबिलिटी की एक नई लहर पैदा कर दी और दुनिया को एकजुट करने का विचार धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगा। हालांकि सिर्फ इस सोच से पूरी दुनिया बदल जाना असंभव लगता था, लेकिन सत्ता में बैठे कुछ लोग इस विचार का समर्थन कर रहे थे और पर्दे के पीछे इसे सच बनाने की साजिश रच रहे थे। संक्षेप में कहें तो काउंटलेस युद्धों, निगोसिएशंस और शांतिपूर्ण व गैर शांतिपूर्ण प्रयासों के बाद कुछ ही दशकों में सारे देश मिलकर 6 नेशंस बन गए। बहुत सी चीजें जिन्हें लोग कभी अपरिवर्तनीय समझते थे, बदलाव की लहरों में बह गईं और इस प्रक्रिया में अनगिनत जिंदगियां कुर्बान हुई। सभ्यता हमेशा ऐसी ही होती है। लोग नदी में बहती तलछट की तरह होते हैं, जिन्हें धारा के साथ बहना ही पड़ता है। यथास्थिति बनाए रखना हमेशा आसान होता है, लेकिन क्रांति हमेशा दर्द और बलिदान लेकर आती है। जब व्यक्तिगत लाभ और समाज के विकास के बीच चुनाव करना पड़े तो ज्यादातर लोग स्वाभाविक रूप से खुद को चुनते हैं। पूरी तरह निस्वार्थ लोग बहुत दुर्लभ होते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो निस्वार्थता को गुण नहीं माना जाता। देखो, दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं। ऐसे वाक्य सुनना अपने आप में दुखद है। फिर भी एक्वामरीन पर बदलाव बहुत जल्दी आ गया था। बैटल ऑफ एंड्रिया आखिरी कील साबित हुई, वो शुआन जुन ने भारी आवाज में कहा। कभी कभी मैं सोचता हूं कि हम अपनी जिंदगी को कितना हल्के में लेते थे। मुझे वो समय याद आता है जब जिंदगी शांत थी। किसने सोचा था कि बदलाव इतनी अचानक आ जाएगा? मेरा मतलब है, अगर इस ग्रह के रिसोर्सेज खत्म भी हो जाते तो वो शायद सैकड़ों साल बाद होता। फिर हमें ऐसी चीजों की कीमत अभी क्यों चुकानी पड़ी? शुआन जुन की बात सुनकर आर्यन मेहता ने सहानुभूति से भरी एक गहरी सांस छोड़ी। अध्याय 15 चोरी। कौन जानता है, शायद ये सब होना तय था। समाज के अंदर का संघर्ष एक दिन विस्फोट तक पहुंचने ही वाला था। शायद थोड़े समय का दर्द लंबे समय की पीड़ा से बेहतर होता है। आर्यन मेहता ने कंधे उचकाते हुए कहा। बैटल ऑफ एंड्रिया ने ग्रह के पोस्ट यूनिफिकेशन युग की तस्वीर हमेशा के लिए तय कर दी थी। एंड्रिया एक महाद्वीप का नाम था, जहां कभी कई देश हुआ करते थे। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, किसी कारणवश एंड्रिया इस संघर्ष का मुख्य बैटलफील्ड बन गया। ऐसा लग रहा था मानो सभी देशों ने तय कर लिया हो कि सब कुछ वहीं खत्म करेंगे, जैसे वो ग्रह पर होने वाले नुकसान को सीमित रखने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन इसकी कीमत अरबों जानों ने चुकाई। जब युद्ध खत्म हुआ, तब एंड्रिया में सिर्फ जली हुई बंजर धरती और सूखे पेड़ बचे थे। नदियां जहरीली हो चुकी थीं और कभी हरी भरी रहने वाली जमीन पूरी तरह तबाह हो गई थी। युद्ध खत्म होते ही 6 नेशंस अपना सामान समेटकर वहां से चले गए, मानो उन्होंने जो विनाश किया था उससे उनका कोई लेना देना ही न हो। आर्यन मेहता की नजर शुआन जुन की हथेली पर पड़े पुराने छाले पर गई। तुम पहले सैनिक थे? उसने पूछा। हाँ, 10 साल से भी ज्यादा। मुझे लगा तुम्हारे जैसे लोग जेनेसिस ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेते। शुआन जुन ने सिर हिलाया। मेरा देश शांति से स्टार ड्रैगन में मिला लिया गया था। हम जैसे सैनिकों की कोई राय नहीं थी। हम सिर्फ अपने नेताओं के फैसले का पालन करते हैं। हाँ, मैं 6 नेशंस से नफरत करता हूं, लेकिन जेनेसिस ऑर्गेनाइजेशन भी उनसे बेहतर नहीं है। उन्होंने अचानक प्रकट होकर लोगों की नफरत का फायदा उठाया। उसने लंबी सांस छोड़ी। मैं बस एक साधारण आदमी हूं। मैं सिर्फ युद्ध से दूर भागना चाहता हूं। युद्ध बहुत क्रूर होता है, एन ने धीरे से कहा।
मेरी आंखें फ्लैश ग्रेनेड की वजह से चली गई थीं। मैं और मेरे पति लगातार भागते रहे और आखिरकार यहां आकर बस गए। वॉन्डरर की जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन युद्ध से बेहतर जरूर है। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, तंबू में मांस की खुशबू फैल गई। उस खुशबू ने आर्यन मेहता के मुंह में पानी ला दिया। तुम बिना देखे खाना कैसे बनाती हो? उसने पूछा। एन ने गाल फुला लिए। मुझे कम मत समझो। मैं अंधी हूं, लेकिन सूंघ सकती हूं, सुन सकती हूं और महसूस कर सकती हूं। ऐसा थोड़ी है कि मेरे हाथ पैर नहीं हैं। हुशुआन जुन मुस्कुराया। इसका स्वभाव बहुत मजबूत है। मुझे इसकी मदद तक नहीं करने देती। मैं तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनना चाहती, एन ने धीमी आवाज में कहा। उसकी बात सुनकर हुशुआन जुन शर्मिंदगी में सिर खुजलाने लगा। फिर उसने जल्दी से विषय बदल दिया। ओह हाँ, मैं तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज दिखाता हूँ। हुशुआन जुन ने अपने पास रखा स्टोरेज बॉक्स खोला और उसमें से एक पुरानी बंदूक निकाली। देखते हैं तुम्हें बंदूकों की कितनी समझ है, उसने गर्व से कहा। बेयनेट मस्केट ओल्ड एरा। ग्रेड एवरेज। बेस स्टैट्स। डैमेज 38 से 40। फायर रेट 0.9 एस। मैगजीन कैपेसिटी 20। रेंज 200 मीटर्स। पावर आउटपुट 25। ड्यूरेबिलिटी 5/300। स्टैट बोनस +1 डेक्सटेरिटी। लंबाई 0.77 मीटर्स। वजन 7.1 किलोग्राम। अतिरिक्त प्रभाव एक्यूरेट। रिमार्क। इस हथियार ने अपने मालिक के साथ अनगिनत लड़ाइयां देखी हैं। ये सच में शानदार बंदूक है, आर्यन मेहता ने तारीफ की। इतने साल इस्तेमाल होने के बाद भी तुमने इसे बहुत अच्छी तरह मेंटेन किया है। बैरल बिल्कुल सही हालत में है। सच में बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप है। ये बंदूक मेरी साथी है। करीब 10 साल से मेरे साथ है, हुशुआन जुन हंसते हुए बोला। ये सिर्फ बाहर से नई दिखती है क्योंकि मैं इसे अक्सर ऑल करता रहता हूं। सच्चाई ये है कि इसके अंदर के पार्ट्स बूढ़े हो चुके हैं। अब इसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दोनों देर तक बातें करते रहे। धीरे धीरे आसमान अंधेरा हो गया और एन ने खाना तैयार कर लिया। उसने एक बहुत बड़ा बर्तन बनाया था जिसमें क्रीमी सूप, नरम मांस और जंगली सब्जियां थीं। उसकी खुशबू और स्वाद इतने लाजवाब थे कि आर्यन मेहता खुद को रोक नहीं पाया। खाने को देखकर उसके मुंह से लगभग लार टपकने लगी। पिछले 7 दिनों से उसने ढंग का खाना नहीं खाया था। उसी पल हुशुआन जुन के प्रति उसकी नजदीकी तेजी से बढ़ गई। +1 +1 +1। रात का खाना खत्म होने के बाद हुशुआन जुन ने आर्यन मेहता को वहीं रुकने का प्रस्ताव दिया। आर्यन मेहता ने मान लिया क्योंकि वैसे भी उसका रात में सफर करने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने उसके लिए गद्दा बिछाया और बीच में एक पार्टीशन लगा दिया। तुम्हारा बैग बहुत बड़ा है। मैं इसे बाहर रख देती हूं, एन ने कहा। मैं खुद रख दूंगा। बैग बाहर ले जाने से पहले आर्यन मेहता ने अपने बैग में रखी सभी बंदूकों को खोलकर उनके ट्रिगर्स निकाल लिए। उसने उन्हें जानवर की खाल में लपेटा जो उसे हुशुआन जुन से मिली थी और उस पैकेट को एक कोने में रख दिया। उसने अपना 73 बॉस भी रीलोड करके तकिए के नीचे रख लिया। बेशक वो अपने मेहमानवाज होस्ट्स पर शक नहीं कर रहा था, लेकिन हर समय तैयार और सतर्क रहना जरूरी था। जैसे ही उसका सिर तकिए से टकराया, वो तुरंत गहरी नींद में चला गया। उसके खर्राटों की आवाज पर्दे के उस पार तक सुनाई दे रही थी। हुशुआन जुन हंस पड़ा। लगता है ये पूरी तरह थक चुका है। चलो इसे परेशान नहीं करते। एन ने सिर हिलाया और बर्तन धोने के लिए बाहर चली गई। चाचा, चाचा, मैं भूख से मर रहा हूं। अचानक एक अस्तव्यस्त युवक तंबू में घुस आया। उसका चेहरा मिट्टी से सना हुआ था और सिर पर बड़ा सा सूजा हुआ घूमड़ था। वो और कोई नहीं बल्कि वही लड़का था जिससे आर्यन मेहता दोपहर में मिला था। वो हुशुआन जुन का भतीजा हु फेई था। तुम पूरे दिन कहाँ थे? मैंने तुम्हें कहीं नहीं देखा, हुशुआन जुन ने पूछा। मैं
मैं शिकार पर गया था, वो फेई हकलाया। हु शुआन जुन तुरंत समझ गया कि उसका भतीजा झूठ बोल रहा है। उसने हु फेई का कान पकड़ लिया और सख्त लेकिन धीमी आवाज में डांटना शुरू कर दिया। फिर से अपनी बेवकूफियों में लगे थे ना? मैंने कहा था ना, अगर तुम उस टूटी हुई शॉटगन से लोगों को डराओगे तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। हु फेई की आंखों से आंसू निकलने लगे। वो दर्द और अपमान से भर चुका था। आज मुझे सिर्फ पिटाई ही नहीं मिली, मुझे पूरे दिन पेड़ से बांध कर रखा गया। उसने मन ही मन रोते हुए सोचा, चाचा प्लीज मेरी टांगे मत तोड़ो। वो रो पड़ा। कौन सी टांग तोड़ू? बस मेरे बॉल्स मत काटना। तेरा दिमाग कितना गंदा है। ठीक है, अगर तू यही चाहता है तो वही काट दूंगा। हु शुआन जुन हाथ उठाकर उसे मारने ही वाला था कि उसे याद आया कि आर्यन मेहता सो रहा है। इसलिए उसने सिर्फ चेतावनी देकर हु फेई को छोड़ दिया। तभी हु फेई की नजर तंबू में किसी और पर पड़ी। उसने पार्टीशन के पार झांक कर देखा और जैसे ही उसने आर्यन मेहता को पहचाना, उसका जबड़ा खुला का खुला रह गया। ये तो वही शैतान है जो आज दोपहर मिला था। क्या घूर रहा है? आज रात तू बाहर सोएगा, हु शुआन जुन ने उसके कान के पास फुसफुसाया। हु फेई डरकर पीछे गिर पड़ा। फिर वो चारों हाथ पैरों के बल तंबू से बाहर भाग गया, जिससे हु शुआन जुन पूरी तरह हैरान रह गया। क्या मेरा चेहरा इतना डरावना है? मैं अपने ही घर से क्यों भाग रहा हूं? ये तो बदला लेने का सही मौका है। कुछ दूर जाकर हु फेई अचानक रुक गया। वो वापस तंबू की तरफ मुड़ा, लेकिन जैसे ही उसे आर्यन मेहता का डरावना चेहरा याद आया, उसका इरादा फिर बदल गया। हु फेई, थोड़ा हिम्मत दिखा, उसने खुद को समझाया। तभी उसे याद आया कि तंबू में एक ऐसा पैकेट रखा था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो जरूर उसी का होगा। हु फेई आधी रात तक इंतजार करता रहा, जब सब सो गए। फिर वो दबे पांव अपने ही घर में घुसा और वो पैकेट उठा लिया। कहे, देखते हैं इसमें क्या है। जैसे ही उसने पैकेट खोला, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। बंदूकें, और वो भी हाई क्वालिटी गन्स। मैं ये सब नहीं ले जा सकता। आखिरकार उसने 273 वॉस्प चुन लिए। छोड़ो, चूंकि मेरे चाचा तुम्हारी इतनी खातिरदारी कर रहे हैं, मैं सिर्फ 2 बंदूकें कॉम्पेंसेशन के तौर पर ले रहा हूं। उसने बाकी बंदूकें वापस लपेटीं और पैकेट को उसी जगह रख दिया। सिर्फ 2 बंदूकें ही तो हैं। शायद उसे पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों, आज के चैप्टर्स यहीं समाप्त होते हैं। बहुत जल्द हम नए और रोमांचक चैप्टर्स के साथ फिर हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और इस कहानी को शेयर नहीं किया है, तो हो सकता है आप अगले चैप्टर्स मिस कर दें। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।